Hi, friends. Welcome to Studies with Joy. So, our today's topic is ninth Standard Science 1, chapter number 5 Acids, Bases, and Salts, Part 2. हमने जिस लोगों ने मेरा पार्ट 1 नहीं देखा वो मेरे चैनल में जाकर पहले पार्ट 1 देखे, उसके बाद ये पार्ट 2 वाला वीडियो देखे, ताकि तुम लोग को अंडरस्टैंडिंग अच्छे से हो। और जिन लोगों ने वो देखा है और ये पार्ट 2 देख रहे हैं, उन लोग को मैं बता दूं, आज का वीडियो में हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ पढ़ने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को स्किप मत करना, वॉच इट फुल। So before starting, please like and subscribe my channel and also press the bell icon button and okay and also share the video with your friends. तो हम लोग शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक से। हमने बहुत कुछ देख लिया था। हमने देखा था कि एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, कैसे देखा था, आर्हेनियस की थियरी को देखा था। एसिड वो होता है जिसके आगे एच होता है, ये सिंपल भाषा में था, लेकिन एकदम डेफिनेशन दे के तो एन एसिड इज ए सब्सटेंस विच ऑन डिजॉल्विंग इन वाटर गिव्स राइज टू H प्लस आयन एज द ओनली कैटायन। सो एक ही पॉजिटिव आयन आना चाहिए, जो होना चाहिए सिर्फ H। अगर सिर्फ वही होगा एक पॉजिटिव आयन किसी आयोनिक कंपाउंड का, तो वो एक एसिड है, या आर्हेनियस की थियरी के हिसाब से। और बेस में पीछे OH होना चाहिए। अ बेस इज अ सब्सटेंस व्हिच ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर गिव्स राइज टू द OH माइनस आयंस एज द ओनली एनायन। हाँ, हमने एग्जांपल्स भी देखे थे। एसिड का है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, बेस का सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और हमने देखा था कि डिसोसिएशन क्या होता है, जिसके बेसिस पे ये क्लासिफिकेशन किया गया था। डिसोसिएशन मतलब सेपरेशन करना वाटर में डालकर। और हमने देखा था, क्लासिफिकेशन भी देखा था, स्ट्रॉन्ग एसिड देखा, वीक एसिड देखा, स्ट्रॉन्ग बेस देखा। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस में क्या होता है, ज्यादा 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 मॉलिक्यूल्स एकदम तरीके से अलग हो जाते हैं, और बहुत ही कम मॉलिक्यूल्स होंगे जो बिल्कुल डिसोसिएट नहीं हुए। और वीक एसिड में ज्यादा मॉलिक्यूल्स ऐसे होंगे जो डिसोसिएट नहीं हुए, और कम ऐसे होंगे जो डिसोसिएट हो चुके हैं। वीक बेस में भी वैसे ही। और हमने अल्कली भी देख लिया था। अल्कली वो होते ऐसे बेसिस होते हैं जो पानी में एकदम सॉल्युबल है, थोड़ा भी नहीं बचेगा। स्ट्रॉन्ग एसिड में क्या होता था, थोड़े बच जाते थे बिना सेपरेट हुए, लेकिन ये तो पूरे ही हो जाते हैं, डिजोल्व भी हो जाते हैं। अब हम लोग उसी में क्लासिफिकेशन पहला देखा था, हम लोग दूसरा क्लासिफिकेशन देखते हैं, और एक बेसिस है उसका। चलो देखते हैं। बेसिसिटी एंड एसिडिटी क्या है? बेसिसिटी एंड एसिडिटी, सो मतलब यहाँ पर अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं बेसिसिटी और एसिडिटी एक प्रॉपर्टी है। बेसिसिटी ऑफ एसिड्स एंड एसिडिटी ऑफ बेसिस, ये उल्टा है, जरा याद रखना, स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूजन करते हैं। ऐसा नहीं होता कि बेसिसिटी ऑफ बेसिस एंड एसिडिटी ऑफ एसिड्स, ऐसा नहीं होता। बेसिसिटी मतलब वो एसिड का होगा, बेस आए तो वो एसिड का होगा ऑपोजिट, और एसिड आए तो वो बेस का होगा। मतलब बेसिसिटी ऑफ एसिड्स एंड एसिडिटी ऑफ बेसिस, याद रखना। इसका हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं। पहला है बेसिसिटी ऑफ एसिड्स, तो क्या होता है ये? द नंबर ऑफ H प्लस आयंस ऑब्टेनेबल बाय द डिसोसिएशन ऑफ वन मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एसिड इज कॉल्ड इट्स बेसिसिटी। सो बेसिसिटी ऑफ एसिड मतलब जितने कितने नंबर के मिलते हैं, कितने H प्लस आयंस मिल रहे हैं हम लोग को, एक मिल रहा है, दो मिल रहा है, तीन मिल रहे हैं, कितने हाइड्रोजन के आयंस मिल रहे हैं, कितने मिल रहे हैं, उसके हिसाब से बेसिसिटी होती है। हाँ, और कितने एक मॉलिक्यूल में कितने मिल रहे हैं हम लोग को। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दे लेता हूँ। आप ले लो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसमें H के आगे कुछ भी नहीं, मतलब वन है, तो H एक है, तो हम उसकी बेसिसिटी क्या हुई? वन, इट इज मोनोबेसिक। हाँ, और एक एग्जांपल HNO3, इसमें भी H एक है, अगेन इट इज मोनोबेसिक। फिर H2SO4, इसमें H2 है, तो दो है, ये भी इसकी बेसिसिटी क्या हो गई? दो, तो ये हो जाता है डाई बेसिक। अब हम लोग देखते हैं एसिडिटी ऑफ बेसिस। The number of OH minus ions obtainable by the dissociation of one molecule of a base is called its acidity. So अब acidity of basis भी basis की प्रॉपर्टी है। क्या होता है, कितने कितने OH ions मिल रहे हैं हम लोग को, कितने नंबर क्या है उनका, वो उसकी एसिडिटी है उन बेसिस की।
जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। उसमें हाइड्रोक्साइड के आगे कुछ भी नहीं है, मतलब वो वन है। तो एक हाइड्रोक्साइड का आयन है, तो वो हो जाता है उसकी एसिडिटी। एसिडिटी ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज वन। ओके, समझ में आ रहा है कुछ कुछ? मैंने जैसे कुछ दिए एग्जांपल्स इमेजेस में। HCl का वन है क्योंकि H के आगे कुछ नहीं है। फिर आपकी टेक्स्ट बुक में भी एक टेबल है, मैं उसके आंसर्स बता देता हूँ, फिर आपको ज़्यादा समझ में आएगा। पहला देख लेते हैं। HCl में HCl की बेसिसिटी है वन, क्योंकि H के आगे से कुछ भी नहीं तो वन। HNO3 की भी वन। H2SO4 में टू। H2CO3 टू। H3BO3 थ्री है आगे तो थ्री। H3PO4 तो H के आगे थ्री है तो फिर से थ्री। CH3COOH CH के आगे थ्री है तो ये भी थ्री होगा, इसकी भी बेसिसिटी थ्री है। और CH3COOH का मैं फुल फॉर्म बता देता हूँ, एसिटिक एसिड। फिर बेसिस वाला टेबल देख लेते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड की है वन। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड वन क्योंकि कुछ नहीं आगे। कैल्शियम होल्ड वाइज हाइड्रोक्साइड मतलब पूरे OH दोनों को टू लगेगा, हाँ, इसलिए वो ब्रैकेट में लिखा जाता है तो उसकी टू हो जाएगी। फिर बैरियम की भी टू है, बैरियम हाइड्रोक्साइड की। एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड में होल्ड वाइज तीन है तो थ्री होगी उसकी एसिडिटी। फिर आयरन हाइड्रोक्साइड है, उसकी तीन होगी। फिर अमोनियम हाइड्रोक्साइड में आगे कुछ नहीं है तो वन होगा। ये सब मैंने एग्जांपल्स भी दिए हैं। जब आगे देखते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट टॉपिक के लिए पहले ये एक एक्टिविटी है, मैं आपको करवाता हूँ। से इसमें क्या करना है, ये जो हम मैंने दिखाया है इमेज, उसमें देखिए, इसमें एक लेमन को दो इक्वल पार्ट्स में कट किया है। फिर उसका जूस निकाला है हर एक पार्ट का अलग अलग बीकर में, मतलब दो बीकर से ना मैंने दिखाया। फिर 10 ml का ड्रिंकिंग वाटर एक बीकर में डाला और 20 ml का दूसरे में डाला है। फिर इन्हें मिक्स कर दिया, स्टिर द सॉल्यूशंस इन बोथ द बीकर्स एंड अब हम लोग टेस्ट कर रहे हैं। तो इसमें कुछ डिफरेंस आएगा ना? क्यों? क्योंकि इसमें ज्यादा है और इसमें कम है। ऐसा क्यों? बी वाले में ज्यादा है, ए वाले में कम है, ऐसा क्यों? क्योंकि बी वाले में हमने ज्यादा 20 ml डाला था तो वो कम हो जाएगा, और ए वाले में हमने कम डाला था पानी तो वो ज्यादा हो जाएगा। सो ऐसा क्या होता है? इन द अबव activity the sour taste of the solutions is because of the solute lemon juice in them. The quantity of the lemon juice is the same in the both solutions, yet their taste is different. ऐसा क्यों? क्योंकि दूसरे वाले में, बी वाले में, हमने 20 ml वाटर डाला, दोनों में नमक सेम डाला, लेकिन दूसरे वाले में 20 ml वाटर डाला, इसलिए उसमें घट गई उसका, उसमें थोड़ा नमक का प्रभाव घट गया। लेकिन पहले वाले में हमने सिर्फ 10 ml डाला, सो ये कंपैरेटिवली पहले वाले में ज्यादा नमक का टेस्ट आएगा हमें, क्योंकि सिर्फ 10 ml है। समझ में आया आपको? इससे क्या होता है, ऐसा क्यों होता है? ये होता है कंसंट्रेशन की वजह से। Let's learn what is concentration. The taste of foodstuff depends upon the nature of the taste-giving ingredient and its proportion in the foodstuff. So जितना proportion होता है ना, वो concentration होता है। So किसी खाने की चीज़ का अगर taste आप किस पे डिपेंड करता है, उस चीज़ का कितना proportion होता है, कितना डाला गया है। आप सोच समझ के ही सब लोग डालते हैं ना, फिर टेस्ट गिविंग इंग्रेडिएंट पे भी डिपेंड करता है। Similarly, other properties of a solution depend on the nature of the solute and solvent and also on the proportion of the solute in the solution. The proportion of a solute in a solution is called the concentration of the solute in the solution. So जो proportion होता है solute और solvent पता होगा, जो दो चीज रिएक्ट करती है और उसका एक सोल्यूशन आता है। सो जब जो प्रपोर्शन होता है सल्यूट का एक सोल्यूशन में, मतलब इतना इतना प्रपोर्शन का सल्यूट मैंने इस सोल्यूशन में डाला, वो उसका प्रपोर्शन है, वो उसे हम बोलते हैं कंसंट्रेशन। समझ में आया? When the concentration of a solute in its solution is high, it is a concentrated solution. मतलब सल्यूट का प्रपोर्शन हाई है, मतलब कंसंट्रेशन हाई है, तो वो एक कंसंट्रेटेड सोल्यूशन बन जाएगा। एक सोल्यूशन ले लिया, उसमें सल्यूट का प्रपोर्शन बहुत हाई है तो उसका कंसंट्रेशन भी हाई होगा क्योंकि वो उस पर डिपेंड करता है, और तो फिर वो सोल्यूशन बन जाएगा कंसंट्रेटेड सोल्यूशन।
Okay, while a solution is called a dilute solution when the concentration of the solute is low. अगर वो जो concentration उसका कम होगा, मतलब solute का proportion कम होगा, तो वो एक dilute solution बन जाएगा. ओके, सो ये था कंसंट्रेशन, मतलब कि कितना प्रपोर्शन में आपने मिक्स किया है, कितना है प्रपोर्शन में आपने मिक्स किया है, इतना ग्राम. उसका एक फॉर्मूला भी है, एक कंसंट्रेशन का, हम लोग देखेंगे वो भी, और उससे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आने वाला है. तो हम लोग पहले आगे देखते हैं. Several units are used to express the concentration of a solution. Two of these units are used more frequently. The first unit is the mass of solute in grams dissolved in 1 liter of the solution. Grams per liter, J per liter. So उसका फॉर्मूला के हिसाब से ही है. देखो, उसका फॉर्मूला ये है कि मास ऑफ द सल्यूट इन ग्राम्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन. सो मास ऑफ द सल्यूट का ग्राम में से जी आता है, यूनिट होता है ग्राम्स, और नीचे वॉल्यूम का यूनिट होता है लीटर, तो एल. सो अभी हम लोग को इस कंसंट्रेशन के ज्यादा यूनिट, उसमें से एक मिल गया जी अपॉन एल, सो दैट इज ग्राम्स पर लीटर, उसका एक यूनिट है. Which the second unit is the number of moles of the solute dissolved in 1 liter of the solution. इसके लिए एक और एक यूनिट भी हो सकता है जो कि मोल भी इसके लिए यूनिट है. याद है आपको मोल क्या था? मोल इज द मास ऑफ द सब्सटेंस इन ग्राम्स, द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सब्सटेंस इन ग्राम्स. सो इसके लिए मोल भी होता है. सो मोल भी, और उसे हम लोग मोल नहीं बोलते इसका यूनिट के हिसाब से. मोल क्यों? The second unit is the number of moles of the solute dissolved in 1 liter of the solution. This is also called molarity. So इसका दूसरा यूनिट है मोलारिटी. उसमें नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं उसके हिसाब से करते हैं. मोलारिटी को कैपिटल एम से डिनोट किया जाता है. द मोलारिटी ऑफ अ सल्यूट इज इंडिकेटेड बाय राइटिंग इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इनसाइड अ स्क्वायर फॉर स्क्वायर ब्रैकेट. फॉर एग्जांपल, उसको लिखने का तरीका दिखाया है, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं. स्क्वायर ब्रैकेट NaCl इज इक्वल टू 1, मतलब मीन्स द मोलारिटी ऑफ दिस सोल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट इज 1m, दैट इज 1 मोलार. वो यूनिट है, याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. हाँ, आप लोग को एक टेबल भी दिया है आपकी टेक्स्ट बुक में. कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल कंसंट्रेशन ऑफ वेरियस एक्वस सॉल्यूशंस. ABC सल्यूट है, DE/DC इज द क्वांटिटी ऑफ सल्यूट. आप लोग को उसमें फॉर्मूला भी दिया है किस तरह फाइंड आउट करना है, लेकिन बेसिक फॉर्मूला आपको याद रखना है कि क्या है. हम लोग को पहले ऊपर लिखना होगा मास ऑफ द सल्यूट इन ग्राम्स, जो आपको क्वेश्चन में दिया होगा, अपॉन करके लिखना है वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन. हम लोग दोनों में निकाल सकते हैं. एक सम देख लेते हैं इसके ऊपर. फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इन ग्राम पर लीटर एंड मोल पर लीटर. ओके, पहला है 117 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड इन 2 लीटर वाटर. सो हम लोग को वॉल्यूम भी दिया है और ग्राम भी दिया है. सल्यूट है सोडियम क्लोराइड, वॉल्यूम भी दिया है वाटर. तो कंसंट्रेशन का फॉर्मूला पहले हम लोग दोनों यूनिट्स में निकाला. पहला वाला है ग्राम पर लीटर, सिंपल है, ग्राम है. ग्राम पर लीटर का फॉर्मूला है मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. हमने डाला 117 अपॉन 2 लीटर से आपको आंसर मिल जाए. दूसरा वाला थोड़ा इंटरेस्टिंग है. दूसरा है मोलारिटी और कंसंट्रेशन इन मोल पर लीटर. अब इसमें ग्राम नहीं, मोल होगा. ये मोलारिटी की जो मोलार यूनिट होना है उसका फॉर्मूला होता है मोल अपन सॉल्यूट अपन लीटर ऑफ सॉल्यूशन. हाँ, तो अब इसमें हमको मोल तो नहीं दिया क्वेश्चन में, इसलिए हम लोग पहले मोल फाइंड आउट करेंगे. कैसे करेंगे? नंबर ऑफ मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड इज इक्वल्स टू पहले मोल फाइंड आउट करने का फॉर्मूला करने का, मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम्स अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सब्सटेंस. तो हमने मोल फाइंड आउट कर लिया, 2 मोल आया हम लोग को. उसके बाद वापस ये फॉर्मूला करने का और हम लोग को आंसर मिलेगा 1 मोल. ओके, अब हम लोग अगला टॉपिक है पीएच ऑफ सॉल्यूशन. आपने पीएच सुना होगा बहुत बार, लेकिन कभी इसका मीनिंग आपको समझ में नहीं होगा. पीएच का फॉर्मूला होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन. सॉरी, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन भी बोल सकते हैं या फिर पावर ऑफ हाइड्रोजन भी ज़्यादा बोलते हैं. सो हम लोग आपकी टेक्स्ट बुक में मेंशन है कि पीएच इज फुल फॉर्म है पावर ऑफ हाइड्रोजन. रिमेंबर इट. So we have seen
that acids and bases dissociate to a smaller or larger extent on dissolving in water, forming H plus and OH minus ions respectively. H plus and OH minus ions are found in different proportions in all natural aqueous solutions, and that determines the properties of those solutions. So हमने देख लिया concentration हर एक में अलग होता है, अलग अलग proportion में मिल जाते हैं. इस देखो सोडियम क्लोराइड में ये तो एक सॉल्ट हो जाता है, लेकिन उसका कंसंट्रेशन भी होगा, जैसे कि हमने फॉर्मूला यूज करके निकालने का. फिर एसिड बेसिस में भी होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का भी कंसंट्रेशन हम लोग निकाल सकते हैं कि इसे H प्लस कितने आयन्स हैं, उस तरह से. For example, the proportion of H plus and OH minus ions divides soil into the acidic, neutral, and basic types. It is necessary for blood, cell sap, etc. to have H plus and OH minus ions in certain definite proportions for their proper functioning. So blood और cell sap इन सब के लिए नेसेसरी है कि वो उनके पास H प्लस और OH माइनस एक डेफिनाइट प्रोपोर्शन में होने चाहिए फॉर देयर प्रॉपर फंक्शनिंग. हाँ होना चाहिए, वो एसिडिक या लिटिल बेसिक तो होने चाहिए. Fermentation carried out other biochemical processes with the help of microorganisms, and also many chemical processes require the proportion of H plus and OH minus to ions to be maintained within certain limits. Pure water also undergoes dissociation to a very small extent and gives rise to H plus and OH um, and okay and gives OH minus ions in equal proportion. So ये क्या कर रहा है कि जब डिसोसिएशन हो जाता है H2O का, तो H प्लस और OH माइनस आयन्स वो देता है. हाँ H2O है तो H2 है उसमें, तो एक H जाके ऑक्सीजन के साथ OH के साथ मिल जाता है, वो OH बनता है, और बाकी का एक H अलग हो जाता है, समझे. तो हो जाता है H प्लस और OH माइनस. सो ये क्या है, बहुत सारे प्रोसेसेस के लिए H प्लस और OH माइनस आयंस चाहिए होते हैं, इसीलिए नेसेसरी कि ब्लड वाटर इन सभी को पास ये होना चाहिए. और H प्लस और OH माइनस या फिर एटलीस्ट लिटिल एल्कलाइन या फिर बेसिक होने चाहिए, या फिर एसिडिक भी होने चाहिए, क्योंकि हमारे बॉडी में बहुत बार एसिडिटी हो जाती है. क्यों? हमारे बॉडी में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, वो बहुत कम अमाउंट में होता है, लेकिन कभी कभी अगर वो डाइजेशन के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन कभी कभी अगर ज़्यादा अमाउंट में वो बन जाता है ना जनरेट, तो हम लोग को एसिडिटी होने लग जाता है. सो अब थोड़ा और जानते हैं पीएच के बारे में. ये मैंने आपको पीएच स्केल के बताया. क्या होता है एक पीएच स्केल, क्या होती है, इंडिकेटर्स के ऊपर डिपेंड होती है. अब इंडिकेटर्स के बारे में आपने पढ़ा ही होगा, नेचुरल होते हैं, सिंथेटिक होते हैं. इंडिकेटर्स क्या होता है, एसिड और बेस को आइडेंटिफाई करना होता है. मतलब जब हम लोग उसे ना टेस्ट कर सकते हैं और ना ही आर्हीनियस की थियोरी से उसे उस आर्हीनियस की थियोरी का इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसा ऐसा कब होगा, तब हम लोग को पता चलेगा कि जब हम लोग ना ही आर्हीनियस की थियोरी इस्तेमाल कर सकते, ना ही उसे टेस्ट बिल्कुल नहीं कर सकते, तो हम लोग इंडिकेटर्स भी यूज़ करते हैं. आपने देखोगा फिनोप्थलीन, मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल रेड और नेचुरल्स में टर्मरिक, ये सब इंडिकेटर्स है. वो अगर मैं लिटमस पेपर को एसिड में डालूँ तो इसका कलर दूसरा होगा, और लिटमस पेपर को मैं बेस में डालूँ तो इसका दूसरा कलर होगा. सो वो एसिड में एक दूसरा कलर लेता है, बेस में दूसरा कलर लेता है, तो उससे हमें पता चलता है हाँ ये एसिड होगा क्योंकि ये कलर लिया है, ये बेस होगा क्योंकि ये इसने ये कलर लिया. तो ये होते हैं इंडिकेटर्स. सो अभी ये जो कलर्स है वो इंडिकेटर्स के हैं, और इन कलर्स के हिसाब से उनका पीएच डिसाइड करता है. ये एसिड में ये कलर आया मतलब उनका पीएच स्केल होती है, इतना उनका पावर है. अगर पीएच 7 से कम होगा तो वो एक एसिड है, और पीएच 7 से ज़्यादा होगा तो वो एक बेस है. तो ये हमको एक नया मिल गया है एक क्लासिफिकेशन. हम लोग पहले क्या करते थे, H प्लस आयन्स ही देखते थे, लेकिन अब नहीं. अब हम देखेंगे कितना पीएच है, पीएच पे भी डिपेंड करता है, और अगर पीएच 7 है तो वो न्यूट्रल हो जाता है. थोड़ा और इसके बारे में जानते हैं.
the concentration of H plus ions formed by dissociation of water is 1 into 10 raised to 7 mole per liter at 25 degrees Celsius. At the same temperature, the concentration of H plus ions in 1 molar solution of HCl is 1 into 10 raised to 0 mole per liter. On the other hand, in a 1 molar of sodium hydroxide solution, the concentration of H plus ions is 1 into 10 raised to 14 mole per liter. Thus, we see that in common aqueous solutions, the range of H plus ion concentration is very wide, from 10 raised to 0 into to 10 raised to minus 14 mole per liter. In 1909, the Danish scientist Sorensen introduced a convenient new scale of expressing H plus ion concentration, which is found to be very useful in chemical and biochemical processes. It is the pH scale, power of hydrogen. The pH scale extends from 0 to 14. According to this, pure water has a pH of 7, which means that pure water has 1 into 10 raised to 7 mole per liter. pH 7 indicates a neutral solution. This pH is the midpoint of the scale. The pH of an acidic solution is less than 7 and that of a basic solution is greater than 7. So, क्या है ये कि अब हम लोग को कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन से और इन द डिसोसिएशन की वजह से हम लोग को वाटर में कितने H प्लस आयन्स मिले 1 into 10 raised to 7 मोल पर लीटर वाटर का मिला एक 25 डिग्री सेल्सियस पे. फिर हमने HCl का निकाला, उसका मिला 1 into 10 raised to 0 मोल पर लीटर कंसंट्रेशन मिला. और फिर हम लोग को सोडियम हाइड्रोक्साइड का मिला 1 into 10 raised to minus 14 मोल पर लीटर कंसंट्रेशन. सभी हमने कॉमन एक्वेस सॉल्यूशंस रेंज हुए उन लोग की पीएच की रेंज होती है 0 to 14. 0 मतलब सबसे ज़्यादा एसिडिक, जिसका पीएच 0 होगा वो बहुत ज़्यादा एसिडिक होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड, और जिसका पीएच 14 होगा वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा. हाँ, 7 के ऊपर जाओगे, आगे जाओगे, मतलब 1 2 3 4 5 6 7, 0 से 7 तक एसिड होगा. 7 पे आने के बाद वो न्यूट्रल हो जाता है अगर 7 पे उसका पीएच आता है, और 7 के आगे 8 to 14 बेस होगा. 14 उसमें सबसे ज़्यादा हाई बेस मतलब स्ट्रॉन्ग बेस, और 7 वीक न्यूट्रल होता है और 8 वीक बेस होता है. वैसे ही 7 न्यूट्रल होता है और 6 वीक एसिड होता है और 0 स्ट्रॉन्ग एसिड होता है. सो इस तरह हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं. जब हम लोग ने आर्रीनियस की थियरी के अलावा अब हम पीएच का यूज़ करते हैं. पीएच कैसे करते हैं? पीएच स्केल से जो इंडिकेटर्स निकालते हैं, अपना रंग दिखाते हैं, हमें कंसंट्रेशन से उसकी स्केल फॉर्म की, क्योंकि मोस्टली एसिड्स 0 to 14 में ही होते हैं. हम लोग अच्छे से देखते हैं. इसके बारे में कुछ और चीज़ें मैंने आपको एक डायग्राम और एक दिखा दिया. अब हम लोग पहले इंडिकेटर समझ लेते तो ज़्यादा आपको इजी पड़ेगा पीएच के बारे में समझने का. वी नो दैट सम नेचुरल एंड सिंथेटिक डाइज शो two different colors in acidic and basic solutions, and such dyes are used as acid base indicators. At the pH scale, the pH of solutions varies from 0 to 14 in accordance with the strength of the acid or base. So जो acid और base का जो concentration यानी कि मतलब strength, ताकत होती है वो 0 to 14 के बीच में होती है. So उसके हिसाब से pH scale होती है with the strength of the acid or base. To show these variations in pH, a universal indicator is used. A universal indicator shows different colors at different values of pH. So एक universal indicators भी होते हैं. बहुत सारे टाइप्स के इंडिकेटर्स होते हैं. सिंथेटिक इंडिकेटर, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर होते हैं. सो यहाँ पर हम लोग सिर्फ यूनिवर्सल इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं. यूनिवर्सल इंडिकेटर का एग्जांपल ले लो तो पीएच होता है. मैंने कुछ आपको बताया है कि ये इंडिकेटर है और ये कलर लेता है एसिड में और बेस में. ओके, आप देख सकते हैं रेड कैबेज, ओके, वो एसिड में ऐसा कलर लेता है. हाँ, तो अभी हम लोग देखते हैं कि रेड कैबेज वाटर, इसमें अगर आप किसी सोल्यूशन में जाने के बाद रेड कैबेज वाटर का कलर रेड या पिंक होता है तो वो एसिड होता है, और अगर वो ब्लू ग्रीन या येलो बना तो वो एक बेस होगा वो सोल्यूशन. और अगर किसी रेड सोल्यूशन में रेड कैबेज वाटर को डाला और वो अगर पर्पल हो गया तो वो न्यूट्रल होगा.
pH 7 मतलब न्यूट्रल होता है। ये एक इंपॉर्टेंट है, ब्लड का pH 7.4 होता है, इसलिए ब्लड स्लाइटली एल्कलाइन यानी कि स्लाइटली बेसिक होता है, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर रेड ऑनियन वाटर को आप किसी सोल्यूशन में डालोगे और अगर वो रेड हो गया, अब रेड का रेड ही रहा, नो चेंज, तो वो होगा एक एसिड। और अगर वो ग्रीन बन गया तो वो एक बेस होगा, और वायलेट हुआ तो वो एक न्यूट्रल होगा। पेनॉप्टलीन का देख लो, पेनॉप्टलीन को अगर आप पहले से वो एसिड में कलरलेस होता है और न्यूट्रल सब्सटेंस में भी कलरलेस होता है, और लेकिन बेस सोल्यूशन में वो पिंक या रेड बन जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है फेनोप्टलीन। वो एक सिंथेटिक इंडिकेटर है, सिंथेटिक इंडिकेटर जो इंसानों ने बनाया है। ओके, नेचुरल इंडिकेटर भी होते हैं, वो नेचुरली होते हैं, जैसे कि टर्मरिक है, और और भी कई होते हैं। और लिटमस पेपर भी एक नेचुरल इंडिकेटर है, क्योंकि वो एक लिटमस पेपर बना होता है। और फिर एक और एक टाइप का इंडिकेटर होता है ऑल फैक्ट्री, वो उनके लिए होते हैं, वो इंडिकेटर्स ना एसिड या बेस में जाने के बाद एक अलग सी स्मेल देते हैं, वो उनके लिए होते हैं जो ब्लाइंड होते हैं, ताकि उनको भी समझ में आए कैसे आइडेंटिफाई किया जाए। अब फिर रेड लिटमस देख लेते हैं। रेड लिटमस एसिड में रेड ही रहेगा और बेस में ब्लू हो जाएगा। ब्लू लिटमस एसिड में रेड हो जाएगा और बेस में ब्लू ही रहेगा। यूनिवर्सल इंडिकेटर वेरी इंपॉर्टेंट। कोई यूनिवर्सल इंडिकेटर को आप किसी सोल्यूशन में डालोगे और अगर वो रेड ऑरेंज या येलो हुआ तो वो एक एसिड है। अगर वो ग्रीन बन गया यूनिवर्सल इंडिकेटर तो वो सोल्यूशन ग्रीन है, और अगर वो ब्लू वायलेट या पर्पल बन गया तो वो सोल्यूशन बेस है। अब हम लोग थोड़ा और जानते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर के बारे में। अ यूनिवर्सल इंडिकेटर इज मेड बाय मिक्सिंग सेवरल सिंथेटिक इंडिकेटर्स इन स्पेसिफिक proportions. The pH of a solution can be determined by means of a universal indicator solution. So एक pH खुद एक यूनिवर्सल इंडिकेटर का एग्जाम्पल है। हाँ, तो वो बहुत सारे सिंथेटिक इंडिकेटर्स को मिक्स करके बनाया जाता है। Where pH of a solution can be determined by means of a universal indicator solution or the pH paper made from it. तो वो pH पेपर होता है ना, वही यूनिवर्सल इंडिकेटर का एक एग्जाम्पल है, उसे हम लोग यूनिवर्सल इंडिकेटर बोलते हैं। However, the most accurate method of measuring the pH of a solution is to use an electrical instrument called pH meter. pH meter भी होता है, वो भी ये यूनिवर्सल इंडिकेटर का एक एग्जाम्पल है। इन दिस मेथड pH is measured by dipping electrodes into the solution. तो ये इसमें इलेक्ट्रोड्स को डिप करते हैं पानी में उस या फिर सोल्यूशन में, और उससे हमें मालूम पड़ता है pH। तो बहुत सारे मेथड्स है pH फाइंड आउट करने के, और बहुत सारे एग्जांपल्स भी यूनिवर्सल इंडिकेटर के। pH मीटर है, pH स्केल है। So I am ending this lecture here only. We will continue this chapter in next lecture. Thanks for watching. Like and subscribe my channel.